नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस चैनल पर। आज की वीडियो में दोस्तों हम 7th चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत का, जो कि है फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। देखिए, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में मैंशनड है। जैसा कि अभी तक हमने पिछले वाली वीडियो में पार्ट 1 कॉन्स्टिट्यूशन का एंड पार्ट 2 ये कंप्लीट किया था। पार्ट 1 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से रिलेटेड है, पार्ट 2 जो है वो सिटीजनशिप से रिलेटेड है। और जो फंडामेंटल राइट्स है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में मैंशनड है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच में। इस वीडियो में हम डिटेल में पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, है ना, और कौन कौन से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। साथ के साथ हम फीचर्स की भी बात करेंगे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स के क्या फीचर्स हैं। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आएगी। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं कि आप अपने सामने जो लक्ष्मीकांत बुक है उसको खोल के रख लीजिए, ताकि मैं जो भी कुछ आपको समझाऊं वो आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझ में आ सके। ठीक है, बिना बुक के अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तब भी आपको समझ में आएगा, लेकिन आप बुक से उसको रिलेट करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी फील करेंगे। तो बुक के साथ अगर आप चलेंगे ना तो आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी बुक के हिसाब से बिल्कुल रहेगी। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में मैंशनड है, और ये मेनली आर्टिकल 12 से लेके 35 के बीच में है। ये सारे आर्टिकल्स हम डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके और जानेंगे कि इन आर्टिकल्स में क्या बताया गया है। सबसे पहले हम बात करें कि जो ये फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आया कहाँ से। तो देखिए, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आया यूएसए के। यूएसए में होता है बिल ऑफ राइट्स, ठीक है, जो कि उनका एक अपना फंडामेंटल राइट है जो वहाँ के लोगों को दिया जाता है। और उसी से इंस्पायर होकर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसको एज अ फंडामेंटल राइट्स के रूप में शामिल किया। ठीक है, सेकेंड चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ये जो फंडामेंटल राइट्स है ना, इसको कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 जो कि फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड है उसको कहा जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। अब आप सोच रहे होंगे कि मैग्ना कार्टा क्या होता है। मैग्ना कार्टा, देखिए, मैग्ना कार्टा जो वर्ड है ये सबसे पहले यूके में यूज़ हुआ था। ये बात है लगभग यूके में 13वीं शताब्दी की शुरुआत की, लगभग 1215 की बात है ये। 1215 में क्या था कि यूके में वहाँ पे उस वक्त एक राजा हुआ करते थे। तो उन राजा के खिलाफ एक आम जनता ने और वहाँ के जो एक जो व्यापारी वर्ग थे उन्होंने उनके खिलाफ एक आंदोलन छेड़ दिया। इसका रीज़न ये था कि उस वक्त जो राजा था वहाँ का वो थोड़ा मतलब उसकी पॉलिसी इस तरीके की थी जिससे कि वो ज़्यादा टैक्स लेता था लोगों से, तो लोग अक्सर परेशान रहते थे। तो इसकी वजह से वहाँ के लोगों ने क्या किया कि उनके खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। अब इसको ध्यान में रखते हुए लोगों को संतुष्ट करने के लिए वहाँ की जनता को उस वक्त राजा के खिलाफ क्या है कि एक डॉक्यूमेंट तैयार किया गया, रिटन डॉक्यूमेंट, जिसमें कि वहाँ के लोगों को फंडामेंटल कुछ राइट्स दिए गए। ठीक है, तो इस तरीके से जो फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट्स था जिसके द्वारा वहाँ के लोगों को कुछ राइट्स दिए गए, और तब उस फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट को कहा गया मैग्ना कार्टा। ठीक है, तो ये मैग्ना कार्टा एक तरीके से आप कह सकते हैं चार्टर होता है या कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कि लोगों के राइट्स या इस तरह की कुछ चीज़ें उसमें मेंशन होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से फंडामेंटल राइट्स को जो कि पार्ट 3 में मेंशन है उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, फंडामेंटल राइट्स जो हमारे यहाँ लोगों को दिए गए हैं, ये मैं आपको बता दूं कि जो यूएसए के लोगों को जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए ना, उससे ज़्यादा इलेबोरेट फॉर्म में यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। इवन यूएसए के पूरे वर्ल्ड में अगर आप देख लें, पूरे वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन को अगर देख लें, तो उनमें किसी भी देश में इतने इलेबोरेट तरीके से उनके लोगों को फंडामेंटल राइट्स नहीं दिए गए हैं जितने कि हमारे देश में यहाँ के लोगों को फंडामेंटल राइट्स दिए गए। जब हम आगे पढ़ेंगे ना एक एक करके सारे राइट्स, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, इस तरीके से, तो उसमें जब हम आर्टिकल 1 बाय 1 आर्टिकल जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि उस आर्टिकल्स के अंदर क्या क्या चीज़ें, कितने इलेबोरेट तरीके से सारी फंडामेंटल राइट्स मेंशन किए गए। मेनली हम जनरली जो मोटा मोटी होते हैं वो फंडामेंटल राइट्स जानते हैं, जैसे कि राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू रिलीजन, एजुकेशनल कल्चरल राइट्स, ये सारी चीज़ें हम जानते हैं। लेकिन अगर आप जब उसको डिटेल में पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि ये बहुत ज़्यादा हैं, इनके नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं एक्चुअल में।
है ना। मेनली 6 कहा जाता है, लेकिन ये एक्चुअल में 6 से काफ़ी ज़्यादा हैं जब आप सारे राइट्स पढ़ेंगे एक एक करके। तो वो सारी चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से हमारे यहाँ जो राइट्स दिए गए ना लोगों को, वो बाकी दुनिया में जितने भी देश अपने नागरिकों को देते हैं फंडामेंटल राइट्स, उनकी तुलना में हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स बहुत ही ज़्यादा इलेबोरेट तरीके से दिए गए हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये तो एक तरीके से गारंटेड राइट्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ये सभी नागरिकों को देता है। ऐसा नहीं कि इसमें डिस्क्रिमिनेशन होता है कि भाई इसको नहीं दिया जाएगा, इसी को दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सभी को इक्वली दिया जाता है और ये गारंटेड राइट्स है। गारंटेड राइट्स होने का मतलब ये है कि ये जस्टिशिएबल होता है। मान लीजिए इसका वायलेशन होता है तो कोई भी आदमी इसके अगेंस्ट डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकता है। ठीक है। तो इस तरीके से जस्टिशिएबल होते हैं नेचर में। साथ के साथ जो ये फंडामेंटल राइट्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखिए ये तो एक जो मतलब हर आदमी को एक तरीके से इक्वालिटी, उनकी डिग्निटी, इन सब चीज़ों का प्रोटेक्शन करते हैं। साथ ही साथ ये देश के पब्लिक इंटरेस्ट और यूनिटी ऑफ नेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। मेनली अगर बात करें ना फंडामेंटल राइट्स की, तो ये क्या है, ये प्रमोट करता है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को। जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का आइडिया है उसको प्रमोट करता है हमारा फंडामेंटल राइट्स। और इसी वजह से आप देखेंगे अगर ये फंडामेंटल राइट्स ना होते तो क्या होता। ऐसी संभावना थी, ऐसी पॉसिबिलिटी थी कि शायद ये डेमोक्रेसी ना बचती, यहाँ पे कोई तानाशाही आ सकती थी। तो इस तानाशाही, है ना, या अथॉरिटेरियन या इस तरीके के रूल्स से अगर हम बचे हुए हैं तो इसी वजह से, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, फंडामेंटल राइट्स हैं। कोई भी सरकार चाहे तो अपनी मर्ज़ी से लोगों के अधिकार नहीं छीन सकती या ख़त्म कर सकती। अगर ऐसा करती है तो उसके लिए हमारी सुप्रीम कोर्ट है, जिसको कि गार्जियन कहा जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो सामने खड़ी है। ठीक है। वो सबसे पहले सवाल उठाएगी सरकार के ऊपर कि आपने ऐसा कर कैसे दिया। तो इसलिए जो फंडामेंटल राइट्स हैं ना वो लोगों को दिए हैं उनकी रक्षा के लिए। यहाँ तक कि मान लीजिए कोई नेशनल इमरजेंसी भी जब डिक्लेयर होती है ना, तो उस केस में सारे फंडामेंटल राइट्स ख़त्म नहीं होते। कुछ फंडामेंटल राइट्स को छोड़ दिया जाता है जो कि नेसेसरी होते हैं, जैसे राइट टू लाइफ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो किसी भी इंसान की जीवित रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि ये फंडामेंटल है इसीलिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल होते हैं किसी भी व्यक्ति के सर्वाइवल के लिए। ठीक है। जैसे राइट टू लाइफ, लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये किसी भी व्यक्ति के लिए अगर वो जीवित है तो उसके लिए ज़रूरी है। ठीक है। तो इसीलिए फंडामेंटल राइट्स, इसका नाम ही इसीलिए फंडामेंटल है क्योंकि ये एक तरीके से फंडामेंटल नेचर में है। ठीक है। और जैसा कि हमने देखा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा गारंटेड है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि हमारा जो फंडामेंटल राइट है ये बहुत ही यूनिक चीज़ है। ऐसी चीज़ आपको दिखेगी बाकी कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन जिस तरीके से हमारे यहाँ चीज़ों को इलाबोरेट तरीके से बता रखा है वो आपको और कहीं किसी और देश के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलेगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि भाई कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कर रखे हैं। तो अगर आप ओरिजिनली बात करें कि ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें कितने फंडामेंटल राइट्स थे, तो उसमें 7 फंडामेंटल राइट्स थे। लेकिन आज के समय में आप देखें बात करें तो मेनली 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। उसमें से एक फंडामेंटल राइट्स जो है वो फ़िलहाल अब फंडामेंटल राइट्स नहीं है, जो कि राइट टू प्रॉपर्टी है। बाकी सारे अभी भी फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज थोड़ा सा हम ओवरलुक लेंगे इन चीज़ों का। सबसे पहले हम बात करेंगे राइट टू इक्वालिटी। देखिए राइट टू इक्वालिटी जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 के बीच में बता रखा है कि भाई कौन मतलब किस किस तरीके से राइट टू इक्वालिटी है। जैसे कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, 18, ये सारे जो है ना ये इक्वालिटी की बात करते हैं। जैसे 14 अगर आप बात करें तो ये था इक्वालिटी बिफोर लॉ या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 15 जो कि कहता है कि भाई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा सेक्स, कलर, कास्ट, क्रीड, प्लेस ऑफ बर्थ इनके आधार पे। आर्टिकल 16 ये बात करता है इक्वालिटी इन एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है। आर्टिकल 18 एबॉलिशन ऑफ टाइटल से रिलेटेड है। तो इस तरीके से आप देखें कि जितने भी आर्टिकल्स हैं ना ये सारे के सारे किसकी बात करते हैं, राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं। फिर आता है अगला राइट टू फ्रीडम, जो कि हम डिटेल में पढ़ेंगे आर्टिकल 19 में। अब आर्टिकल 19 के अंदर कई सारे फंडामेंटल राइट्स मेंशन कर रखे हैं, लेकिन मेनली ये किससे रिलेटेड है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, एसोसिएशन, इन सब से रिलेटेड है। आर्टिकल 20, 21, 22 ये बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि किसी व्यक्ति की फ्रीडम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी हो गया, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन है। नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आर्टिकल 23 एंड 24 इसकी बात करता है। इसी प्रकार से राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कि कोई अपने रिलीजन को फॉलो करे उसकी फ्रीडम होनी चाहिए। आर्टिकल 25 से लेकर 28 के बीच में इसमें बात की गई है।
वहीं अगर आप देखें नेक्स्ट कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हैं, जिसमें कि मेनली आर्टिकल 29, 30 ये बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो अपने कल्चर को बचाने के लिए, है ना, या उनके एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए कौन कौन से बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं। इसी प्रकार से जो राइट टू प्रॉपर्टी है, जो कि आर्टिकल 31 में मेंशन था, लेकिन अब ये राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया। अब ये राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है। अब ये क्या बन चुका है, ये एक लीगल राइट बन चुका है अंडर आर्टिकल 300A, जो कि पार्ट 12 में है। ये जो राइट टू प्रॉपर्टी था, इसको 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में किया गया था। इसके द्वारा इसको एक बना दिया गया, क्या, एक लीगल राइट बना दिया गया फंडामेंटल राइट से। और जो लास्ट है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, मतलब कि अगर आपका मान लीजिए कोई भी फंडामेंटल राइट्स अगर वॉयलेट होता है तो कोर्ट किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का यूज़ करके आपके राइट्स को बचा सकती है। इसमें बहुत सारे तरीके होते हैं। रिट्स होता है ना, रिट्स के अंदर हीबियस कॉर्पस होगा, मैंडमस हो गया, सेरेरी हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। तो इनके थ्रू क्या है, ये सारी चीज़ें हैं आपके फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब हम थोड़ा सा एक बेसिक फीचर्स देख लेंगे, और इस वीडियो में सिर्फ हम इतना ही देखेंगे, बाकी की चीज़ें हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। आर्टिकल 12, 13, 14, 15 ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो से डिटेल में पढ़ेंगे 1 बाय 1। लेकिन आज हम थोड़ा सा फीचर्स और देख लेते हैं कि फ़ीचर्स क्या क्या है हमारे फंडामेंटल राइट्स का। तो देखिए, जैसे कि मैंने बताया ना कि हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है वो पूरी दुनिया में यूनिक है, क्योंकि हमारे यहाँ जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इलेबोरेटेड फॉर्म में है बजाय और किसी देश के, ठीक है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे यहाँ जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें से कुछ राइट्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए ही हैं, और कुछ राइट्स ऐसे हैं जो सबको मिले हुए हैं। अब कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जैसे आर्टिकल 15 हो गया, आर्टिकल 16 हो गया, आर्टिकल 19 हो गया, आर्टिकल 29, 30 हो गया। ये ऐसे राइट्स हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए हैं, ये किसी नॉन सिटीजन्स के लिए नहीं है, ठीक है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो वैसे तो सारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं सिटीजन्स के लिए हैं और नॉन सिटीजन्स दोनों के लिए हैं, लेकिन कुछ ऐसे राइट्स हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए ही हैं, वो नॉन सिटीजन्स को नहीं दिए जाते, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट चीज़ ये है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो एब्सोल्यूट हैं, मतलब एब्सोल्यूट नहीं है, क्वालिफाइड हैं। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हमारे जो राइट्स हैं ना ये एब्सोल्यूट नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपको अगर फंडामेंटल राइट्स गारंटीड है ना कॉन्स्टिट्यूशन से, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसका अपने मन मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। सरकार के पास पावर है कि वो कुछ रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस उस पर लगा सकती है, ठीक है ना। हाँ, अब ये जो रिस्ट्रिक्शंस है ये सही है या गलत है, ये कौन डिसाइड करेगा, ये कोर्ट डिसाइड करेगी कि भाई इसमें कौन कौन से जो रिस्ट्रिक्शंस सरकार लगा रही है वो ठीक है या नहीं है, जो कि जुडिशियल रिव्यू का एक पावर कोर्ट को दिया जाता है। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि हाँ, सरकार जो है, पार्लियामेंट जो है, वो फंडामेंटल राइट्स पे कुछ रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, ठीक है। तो इसीलिए क्या है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं ना ये एब्सोल्यूट नहीं है, बल्कि क्या है, क्वालिफाइड हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट है जस्टिसिएबल। हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो जस्टिसिएबल हैं। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि अगर मान लीजिए आपका कोई भी फंडामेंटल राइट जो वॉयलेट होता है तो उस केस में आप क्या है, आप कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं, और वहाँ पे आप बता सकते हैं कि भाई मेरे इस फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन हुआ है और इसके खिलाफ जो है सरकार कोई एक्शन ले। सरकार के पास कोर्ट को कहेगी कि आप कुछ एक्शन लें सरकार के खिलाफ। सरकार के पास कोर्ट के पास ऑप्शन होगा, वो हीबियस कॉर्पस हो गया या मैंडमस हो गया, जो भी उनको लगेगा ठीक, उसके हिसाब से वो आपके फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन करती है, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे। फीचर है जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिफेंडेड एंड गारंटेड बाय सुप्रीम कोर्ट, यानी कि अगर आपकी किसी भी फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन होता है तो उसकी गारंटी, उसको बचाने का काम कौन करती है, सुप्रीम कोर्ट करती है ना। नेक्स्ट है कि जो फंडामेंटल राइट्स है ना दे आर नॉट सैक्रोसैंक्ट और परमानेंट। कहने का मतलब ये है कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो परमानेंट नहीं है। इसका मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को चेंज कर सकती है। जैसा कि हमने देखा आर्टिकल जो राइट टू प्रॉपर्टी थी
आर्टिकल 31 उसको डिलीट कर दिया गया पार्लियामेंट के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। लेकिन ये ऐसा क्या पार्लियामेंट कर सकती है? तो इसका जवाब है हाँ, पार्लियामेंट ऐसा कर सकती है, फंडामेंटल राइट्स को चेंज कर सकती है, ऐड करना हो डिलीट करना हो कर सकती है। लेकिन ध्यान रखना है कि सरकार जब ऐसा करेगी तो वो जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन है, कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेगी। मतलब कोर्ट ने कह रखा है कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं उसमें आप अमेंडमेंट लाओ, उसमें आप चेंज कर सकते हो, लेकिन आप जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अगर आप बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का उसके साथ छेड़छाड़ करते हो तो इस आधार पे जुडिशियल रिव्यू के द्वारा आपके द्वारा किए गए एक्शन को हम देखेंगे, और अगर हमें लगेगा कि ये गलत है तो हम उसको वॉइड डिक्लेयर कर देंगे, यानी कि उसको कैंसिल कर देंगे, रिपील कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, फंडामेंटल राइट जो है वो सैक्रोसेंक्ट या परमानेंट नहीं है बिल्कुल भी। नेक्स्ट क्या है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये इमरजेंसी के टाइम क्या है, सस्पेंड किए जा सकते हैं। अब देखिए इमरजेंसी भी जो होती है ना, तीन तरह की इमरजेंसी होती है, एक होती है नेशनल इमरजेंसी, होती है स्टेट इमरजेंसी, और एक होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स के सस्पेंशन की, तो ये सिर्फ नेशनल इमरजेंसी के केस में होता है कि नेशनल इमरजेंसी के केस में जो गवर्नमेंट है वो चाहे तो फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकती है। लेकिन हाँ, ध्यान रहे वो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 में जो फंडामेंटल राइट्स गारंटेड हैं उसके साथ वो छेड़छाड़ नहीं कर सकती। ठीक है, इसके अलावा आर्टिकल 19 में जो भी फंडामेंटल राइट्स हमें मिले हैं, जैसे कि आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, है ना, फॉर्मेशन, एसोसिएशन, असेंबली, ये सारे क्या हैं, आर्टिकल 19 में हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं। और आर्टिकल 19 में जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो तभी सस्पेंड किए जा सकते हैं कि जब नेशनल इमरजेंसी जो है वो सिर्फ और सिर्फ वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन के ग्राउंड पर इम्पोज की गई हो। ठीक है ना, एक्सटर्नल इमरजेंसी भी आप इसको कह सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कोई आर्म्ड रिबेलियन हो गया और उसके आधार पे नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई, जिसको कि हम इंटरनल इमरजेंसी भी कहते हैं, तो उस केस में क्या होगा कि जो आर्टिकल 19 में जितने भी फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं वो सस्पेंड नहीं होंगे। आई होप आप समझ रहे होंगे इन चीज़ों को। नेक्स्ट देखिए, अगला है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं ना, ये रिस्ट्रिक्टेड होते हैं किसके लिए, आर्म्ड फोर्सेस के लिए। इनको उनके लिए रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, जैसे कि आर्म्ड फोर्सेस में जो भी लोग काम करते हैं ना, जो भी मेंबर्स होते हैं आर्म फोर्सेस के, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्स हो, चाहे पुलिस फोर्स हो, चाहे इंटेलिजेंस एजेंसी हो, इन सब के लिए क्या होता है कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके देखिए उनका काम ही ऐसा होता है। अब मान लीजिए उनको हम फंडामेंटल राइट्स देते हैं तो देखिए कुछ लिमिट तक तो सरकार चाहे तो दे सकती है, लेकिन ये सरकार के ऊपर होता है कि वो कितना रिस्ट्रिक्ट करेगी। वो अपने हिसाब से जो भी उनकी सिक्योरिटी इनपुट्स होते हैं उसको ध्यान में रख के वो चीज़ें करते हैं। अब वो क्या है, वो चाहे तो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब रिस्ट्रिक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि देखिए आर्मी ऑफिसर्स जो होते हैं या आर्मी में जो काम करने वाले लोग होते हैं, अगर मान लीजिए उनको हम फंडामेंटल राइट्स देते हैं, अब मान लीजिए जैसे कि फंडामेंटल राइट्स में एक होता है राइट होता है कि एसोसिएशन का, तो अगर कल को मान लीजिए वो एसोसिएशन बनाते हैं, यूनियन बनाते हैं, तो इससे क्या होगा, इससे के द्वारा अगर मान लीजिए अगर जो आर्मी में काम करने वाले लोग हैं उस एसोसिएशन बनना स्टार्ट कर दें, तो आर्मी का जो वर्क कल्चर है वो ऐसा नहीं है। ठीक है, आर्मी के वर्क कल्चर जो है ना वो बाकी चीज़ों से बहुत डिफरेंट है। वहाँ पे ऑर्डर्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अगर एसोसिएशन बना दिया जाए, यूनियन बना दिया जाए और इस तरीके से काम किया जाए तो आर्मी में ये चीज़ें नहीं चल पाती हैं। ठीक है, आर्मी का अपना एक अलग वर्क कल्चर है जो उनके हिसाब से चलता है। तो इसलिए क्या है कि इन जगहों पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं, और ये आर्टिकल 33 में खुद मेंशन है। आर्टिकल 33 के अकॉर्डिंग ये चीज़ है कि फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है आर्म्ड फोर्सेस के लिए ओनली। नेक्स्ट है कि आर्म्ड की जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको मार्शल लॉ के दौरान भी रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। अब ये मार्शल लॉ क्या होता है? मार्शल लॉ को मिलिट्री रूल भी कहते हैं। ठीक है, ये आर्टिकल 34 में मेंशन है कि मान लीजिए सरकार अगर किसी एरिया में या कहीं भी कभी भी कोई मार्शल लॉ डिक्लेयर करती है, मिलिट्री रूल डिक्लेयर करती है, जो कि जनरली एक एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ही डिक्लेयर किए जाते हैं, तो उस केस में वहाँ के फंडामेंटल राइट्स को भी रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। ये आर्टिकल 34 में ही मेंशन्ड है। ठीक है, तो कुछ फीचर्स हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कि देखिए हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है ना
उसको कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनके द्वारा लिमिटेड कर दिया गया है। वो क्या है? आर्टिकल 31A, आर्टिकल 31B, आर्टिकल 31C। अब आर्टिकल 31 जैसा आपने देखा ना, राइट टू प्रॉपर्टी था, तो ध्यान रही आर्टिकल 31A है, आर्टिकल 31B है, आर्टिकल 31C है। इसके द्वारा क्या कर रखा है? इसके द्वारा लिमिटेड कर रखा है। अब लिमिटेड क्यों कर रखा है? देखिए आर्टिकल 31A में कुछ ऐसे लॉज रख रखे हैं जो कि मेनली लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड हैं, ठीक है, कि भाई लैंड एक्वायर करना, उस रिलेटेड कुछ लॉज हैं, तो इन लॉज को रखा गया है। इन लॉज को बचाने के लिए आर्टिकल 31A लाया गया। इसी प्रकार आर्टिकल 31B है जो कि 9th शेड्यूल से रिलेटेड है, कि 9th शेड्यूल में अगर हम कोई एक्ट्स रखते हैं, कोई रेगुलेशन रखते हैं, तो इनको प्रोटेक्शन मिल सके। आर्टिकल 31C देखेंगे तो आर्टिकल 31C जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल से रिलेटेड है, कि कुछ ऐसे लॉज अगर पार्लियामेंट बनाती है जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ध्यान में रख के बनाए गए हैं और उससे किसी फंडामेंटल राइट्स को वायलेशन मिल रहा है, हो रहा है, वायलेशन हो रहा है, तो आर्टिकल 31C के तहत कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, उनको ध्यान में रख के अगर सरकार कोई मान लीजिए कानून बनाती है, तो उन कानून को बचाने के लिए आर्टिकल 31C के तहत उनको प्रोटेक्शन देने के लिए आर्टिकल 31C रखा गया है। ये तीनों क्या है हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक बर्ड्स आइज व्यू ले रहे हैं कि हाँ भाई ये चीज़ें इनमें हमारे फंडामेंटल राइट्स में हैं, ये इनके फीचर्स हैं, ठीक है। अगली चीज़ हमको ध्यान में रखनी है कि फंडामेंटल राइट्स जो है ना वो जनरली हमें स्टेट या किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट मिले हुए हैं। अब स्टेट का मतलब क्या है, ये हमारे आर्टिकल 12 में डिटेल में समझा रखा है कि स्टेट का मतलब क्या है, ठीक है। जब हम आर्टिकल 12 पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि स्टेट को कैसे डिफाइन कर रखा है, कि स्टेट का मतलब क्या है। स्टेट का बहुत ही वाइडर मीनिंग होता है जो कि हम पढ़ेंगे आने वाले वीडियो में, ठीक है। तो ये हमारे कुछ बेसिक फीचर्स हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स के। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए इस वीडियो में हम इतना ही रखने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे, लेकिन हाँ नेक्स्ट वीडियो जो होगी ना उसमें हम बहुत काम की चीज़ पढ़ने वाले हैं। और काम की चीज़ तो क्या, ये हमारे लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी, बेसिक समझ थी फंडामेंटल राइट्स की, जो हमने इस वीडियो में समझी। लेकिन जो अगली वीडियोज़ होगी ना उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे चीज़ों को। आर्टिकल 12 से स्टार्ट करेंगे और आर्टिकल 35 जो कि हमारा लास्ट आर्टिकल है, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप आप वीडियो एंजॉय कर रहे होंगे, और अगर वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।